Welcome back to our channel. You are watching the Educational Hub. Assalamu alaikum to all students. Today we will discuss about we will start the series of the biological molecules or biochemistry. In this series of videos, we will discuss about the chapter number 2 FSC part 1, and this chapter is very important for the MDCAT and also very important for the board of intermediate. तो जल्दी से इसको फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो इंट्रोडक्शन होगा और कुछ सम स्पेसिफिक एलिमेंट होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के लिए। तो एक डिस्क्लेमर है आप सबके लिए, ये आप सबको पता होगा कि काफ़ी हैरान होने वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों को एफर्ट अच्छी लगती है तो इस कम्युनिटी को ग्रो अप करें ताकि बहुत सारे जो है वो पर्सन्स को फ़ायदा हो सके। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। then start the chapter and the start of the chapter there is a specific definition biochemistry। ये जो है वो बायोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलके बनी हुई है, बायो प्लस केमिस्ट्री। बायो मीन होता है लाइफ, हमने पढ़ा हुआ है, एंड लाइफ प्रेजेंट इन द थिंग्स नेम एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। और केमिस्ट्री जो है वो केमिकल्स की स्टडी को हम करते हैं। मीन केमिकल कंपोनेंट ऐसे जो कि मैटर में मौजूद होते हैं और केमिकल रिएक्शंस। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि लिविंग कंपोनेंट कहलाएंगे, और उनके रिएक्शंस जो हैं उनको कंबाइंड फॉर्म में पढ़ने को हम बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। और आप इसको सादा से लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं बायो मालिक्यूल्स और बायो एलिमेंट्स, इनके बारे में स्टडी करना और उनके मुतालिक होने वाले रिएक्शंस को लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर स्टडी करने को हम बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। बायोकेमिस्ट्री का रोल क्या है हमारी, इसको स्टडी क्यों करना है और इसका बेनिफिट क्या है हमें। तो द रीज़न इज़ दैट कि अगर हमें बायो केमिस्ट्री का पता होता है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर किसी फिनोमिना को हमने रीड करना है, फिज़िकल प्रोस्पेक्टिव को स्टडी करना है हमने, या उसके किसी स्ट्रक्चर को पढ़ना है, तो उसके लिए हमें उसके अंदर मौजूद कंपोनेंट को स्टडी करना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि वो कंपोनेंट बनते कैसे हैं और कौन कौन से रिएक्शंस उनको बनाने के लिए या तोड़ने के लिए लगते हैं। जैसे कि कॉमन एग्जांपल है, अगर हमने फोटोसिंथेसिस के नॉर्मल प्रोसेस को पढ़ना है तो फोटोसिंथेसिस जो है उसमें इस्तेमाल होने वाली केमिकल्स को स्टडी करना पड़ेगा, और इसी तरह रेस्पिरेशन और हमारी बॉडी में होने वाली डिफरेंट एक्टिविटी, लाइक कॉमन एग्जांपल कॉन्ट्रैक्शन मीन मसल मूवमेंट, एंड लास्ट वन इज एन डाइजेशन। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन उनको नेचर वाइज कि किस तरह के कंपोनेंट पर मुश्तमिल हैं, कौन कौन से एलिमेंट पर मुश्तमिल हैं, उनकी नेचर की बुनियाद पर उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर वन इज नोन एज ऑर्गेनिक एंड सेकंड वन इज एन अनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपोनेंट वो वाले जो है वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में मौजूद होते हैं। एंड इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन कंबाइंड नहीं होते। जैसे कि कॉमन एग्जांपल में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन तो मौजूद है दोनों तरफ पानी की स्ट्रक्चर में, लेकिन यहाँ पर कार्बन नहीं है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर के अंदर हमें ऑक्सीजन और कार्बन तो मिल रहा है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक नहीं और इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में काउंट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर कार्बन भी मिल रहा है, हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर भी है, इसके अलावा ऑक्सीजन भी है, आल्सो नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, इसके अलावा सल्फर भी मौजूद है, लेकिन शर्त थी कार्बन और हाइड्रोजन का कलेक्टिवली मौजूद होना। तो इस तरह के कंपोनेंट जिनमें कार्बन हाइड्रोजन कलेक्टिवली मौजूद हों उनको हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट का। कॉमन एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट and the smaller unit is known as sugar, protein smaller unit amino acid, lipid smaller unit fatty acid, nucleic acid DNA और RNA and smaller unit nucleotide। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, एसिड, बेस, साल्ट्स, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहाँ पे पाए जाते हैं इर्द गिर्द हमारे, तो सिंपली है कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे जितने भी सीरियल्स हैं उनमें मिलता है, लिपिड्स फैट्स में मिल जाता है, न्यूक्लिक एसिड एवरी सेल में प्रेजेंट होता है, हर सेल में मौजूद होता है सिवाय आरबीसीज के, मेच्योर आरबीसीज के, और प्रोटीन हमारे मसल्स में मेजरली मिल जाएगी, दिस इज अ डीएनए स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारे पास ये कुछ डिफरेंस दिया हुआ है
केमिकल कंपोनेंट का कि जो दुनिया में दो तरह के सेल्स मौजूद हैं। एक का नाम है प्रोकैरियोटिक सेल, द कॉमन एग्जांपल बैक्टीरिया, एंड दूसरा यूकैरियोटिक सेल और जिसकी कॉमन एग्जांपल मैमीलियन सेल है। तो इन दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कितनी कितनी परसेंटेज में है। वाटर जो है ये आपके पास इनऑर्गेनिक है, प्रोटीन ऑर्गेनिक है, कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक है, लिपिड ऑर्गेनिक है, डीएनए और आरएनए दोनों के दोनों ऑर्गेनिक हैं क्योंकि ये दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं। और भी कुछ कंपोनेंट पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि एंजाइम्स, हार्मोन्स। एंजाइम और हार्मोन दोनों प्रोटीन हैं। हार्मोन हमारी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। मेटाबोलाइट्स, जितने भी बॉडी में रिएक्शन होते हैं उनकी बाई प्रोडक्ट जो एंड पे बनती है उनको मेटाबोलाइट्स कहते हैं। और कुछ साल्ट्स भी हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, दे आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। ये कुछ डिफरेंस दिया हुआ है बैक्टीरियल सेल का। दिस काइंड ऑफ सेल इज नोन एज अ बैक्टीरियल सेल, और इस तरह का मैमीलियन सेल मौजूद होता है। सिंपल से स्केच में देखें, यहाँ पर परसेंटेज थोड़ी सी गलत लिखी हुई है। दिस इज नॉट अ 17%, दिस इज अ 70% ऑफ वाटर। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कंपोजिशन है वो प्रोटीन की है, लेकिन इनऑर्गेनिक में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पानी है। ये एमसीक्यूज है सबसे कॉमन। और आरएनए और डीएनए की परसेंटेज सबसे ज़्यादा पूछी जाती है एमसीक्यूज में। इसमें 6% है, इसमें 1.1% है। इसके बाद हमारे पास इन केमिकल्स का फ़ायदा क्या है और हमारे पास इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमने ये डिस्कस करना है। हमने अभी केमिकल्स को तो स्टडी कर लिया है। इसके अलावा हमने अब ये स्टडी करना है कि ये केमिकल्स जो हैं इनके रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं, जिनमें सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन में जो सबसे बड़ा जो है वो टर्मिनोलॉजी है उसको हम डिस्कस करेंगे, मेटाबॉलिज्म। दैट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर बोर्ड। एंड हमें क्यों ज़रूरी है ये केमिकल्स, तो आपने ये दिन में रखना है कि अगर हमने इन्वायरमेंट में रहना है और इन्वायरमेंट को जो है वो हमने रिस्पॉन्ड करना है, तो उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन का होना लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। उसके अलावा केमिकल और क्यों ज़रूरी है, ये केमिकल ही हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं। एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर बनती है, और जब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं दे मेक अ सब्सटेंस लाइक स्ट्रक्चर, और इन्हीं से हमारी बॉडी की बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स बनती हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स को बनाना है, सेल्स के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर बननी है, फिर सेल से ही टिश्यूज बनेंगे और टिश्यू से ही ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की स्ट्रक्चर्स बनेंगी। तो इनको बनाने के लिए पहले माइक्रो लेवल पर इनको अरेंज करना पड़ता है, इसलिए इनका होना बहुत ज़रूरी है। इसका मेन मीनिंग ये हो गया कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्होंने अगर सरवाइव करना है इन्वायरमेंट के अंदर, तो सरवाइव करने के लिए ज़रूरी है कि केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शन उनकी बॉडी के अंदर हो। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो और एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डाई कर चुका है, तो दोनों में डिफरेंस केमिकल रिएक्शंस का ही है, क्योंकि एक के अंदर सीजलेस केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं और एक के अंदर केमिकल रिएक्शन बिल्कुल स्टॉप कर चुके होते हैं। अब व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बोर्ड के अंदर आती है। मेटाबॉलिज्म हमारे पास क्या है? मेटाबॉलिज्म हमारे पास दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, मेटाबोल। मेटाबोल का मतलब होता है चेंज, इज अ मीन प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें चेंज आ रहा हो, ठीक है। मतलब ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें बॉडी के अंदर कोई चेंज क्रिएट किया जा रहा होता है, मीन कोई चीज बनाई जा रही होती है या कोई चीज बनी हुई को तोड़ा जा रहा होता है। देयरफॉर देयर इज अ टू कैटेगरी ऑफ metabolism or a reaction. First one is known as anabolism and second one is catabolism. ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर किसी बड़ी स्ट्रक्चर को बनाया जा रहा होता है उनको एनाबोलिकल रिएक्शन कहते हैं, या कोलेक्टिवली द टर्मिनोलॉजी इज नोन एज एनाबोलिज्म। मीन इनको बनाया जा रहा होता है, किसी स्ट्रक्चर को बनाया जा रहा होता है छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स को जोड़ के, तो स्ट्रक्चर्स को जोड़कर बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए एनाबॉलिकल रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन का नाम भी देते हैं, बिकॉज इनके अंदर एनर्जी कंज्यूम होती है। जैसा कि कॉमन एग्जांपल है, हमने ग्लूकोज को बनाना है तो ग्लूकोज एक बिगर पार्टिकल है, और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रो वाटर है वो हमारे पास छोटी स्ट्रक्चर हैं। उनको बनाने के लिए जो कि फोटोसिंथेसिस में होता है एनर्जी चाहिए होती है, जो कि सूरज से ली जाती है, ठीक है, सनलाइट। इसके बाद
एनाबोल का वैसे भी मतलब होता है कंबाइन फॉर्म में किसी स्ट्रक्चर को बनाना। द सेकंड रिएक्शन इज नोन एज अ कैटाबोलिकल रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जा रहा है। ठीक है, आप लोग इस रिएक्शन के अंदर देख सकते हैं। तो अब जब बड़े पार्टिकल को तोड़ा जाएगा तो बॉन्ड ब्रेक होने से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज करने वाले रिएक्शन का नाम होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज एन रेस्पायरेशन। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर होता है। और इसके अलावा भी एग्जाम्पल है ग्लाइकोलाइसिस, हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस कॉमन एग्जांपल है हमारी बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शन की, जिसमें ग्लाइकोजन को तोड़ा जाता है और उससे ग्लूकोज को रिलीज करवाया जाता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब ग्लाइकोजन को बनाया जा रहा होता है ग्लूकोज की मौजूदगी में, तो वो एनाबोलिकल रिएक्शन है। और एनाबोलिकल रिएक्शन में आपने ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास एनाबोलिकल रिएक्शन में एनर्जी कंज्यूम होती है, मतलब ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। और ये वाले रिएक्शन जो हैं वो कंटिन्यू रहते हैं, चलते ही रहते हैं। मतलब ये वाले रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर ओवरऑल स्टार्ट ही रहते हैं, कभी बनते रहते हैं, कभी कोई चीज़ बनती रहती है, कभी कोई चीज़ टूटती रहती है। तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म है। अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी चीज़ को बनाना है तो एनाबोलिकल रिएक्शन होते हैं, और अगर किसी चीज़ को तोड़ना है तो कैटाबोलिकल रिएक्शन होते हैं। और ये वाले रिएक्शन जो हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो चलते रहते हैं, ताकि हमारी बॉडी जो है वो स्टेबल फॉर्म में रहे। अगर हमें अचानक से एनर्जी की ज़रूरत पड़ जाती है, तो खाना भी ना खाया हो तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी देने के लिए बड़े पार्टिकल्स को तोड़ा जाता है। और अगर हमारी बॉडी के अंदर अजाफी जो है वो पार्टिकल्स मौजूद हैं और हम काम भी नहीं कर रहे, तो हमारी बॉडी में उनको जोड़कर जो है वो बड़े पार्टिकल्स बना लिए जाते हैं और स्टोर किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स को, जिसमें हमारा मेन टॉपिक जो है वो कार्बन होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। तो होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।